हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब सीधे चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। वर्षों पुरानी घटना है। दानापुर रेल मंडल में एक उज्जड़ और एक झगड़ालू किस्म का कर्मी मोहन सिंह ट्रांसफ़र होकर आया था। उसका तबादला करवाया गया था। वह जहाँ नियुक्त था वहाँ सबसे लड़ता झगड़ता रहता था। उसके सहकर्मी और अधिकारी उससे आजिज़ आ चुके थे। उनकी कई शिकायतों के बाद उसका तबादला किया गया था। दानापुर रेल मंडल के अधिकारियों और कर्मियों को उसके बारे में जानकारी मिल चुकी थी। मोहन सिंह ज्वाइन करने के बाद तुरंत क्वार्टर की मांग करने लगा। कोई क्वार्टर खाली नहीं था। एक क्वार्टर था जो भूतहा माना जाता था, इसलिए कई वर्षों से बंद पड़ा था। रेल मंडल के अधिकारियों ने उसे वही क्वार्टर आवंटित कर दिया। वह बेहिचक उसमें प्रवेश कर गया। उसकी सफाई कराई, रंग रोगन कराया, फिर आराम से अकेला रहने चला गया। पहले ही दिन रात को लड़की के चूल्हे पर खाना बनाने बैठा तो उसके आसपास कुछ पत्थर गिरे। वह चौंक गया, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह अपना काम करता रहा। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लकड़ियाँ वगैरह गिरी। एक हड्डी भी गिरी। उसे गुस्सा आया। चीख कर गाली बकते हुए, बाला कौन है रे हरामजादे, हिम्मत है तो सामने आ तो तुझे बताऊं। तभी ऊपर से एक आदमी का कटा हुआ पांव गिरा। मोहन ने उसे पकड़ा और चूल्हे में झोंक दिया। बोला, अब आ साले। ज़ोरों से हंसने की आवाज़ आई और एक आदमी सामने आ खड़ा हुआ। उसने कहा, वाह बहादुर, तुम बिल्कुल नहीं डरे। लोग तो मेरी आहट से ही कांप जाते हैं। मोहन, क्या चाहते हो? किस लिए ये सब कर रहे हो? व्यक्ति, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। तुम हिम्मती हो, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो। मोहन, क्यों करूं तुम्हारा कोई काम? मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा? तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा। तुम जो भी चाहो साथ में कुछ इनाम भी दूंगा। तो मोहन बोला, क्या मेरा तबादला वापस पुरानी जगह कर सकते हो? बिल्कुल करा दूंगा, वादा करता हूँ। तो ठीक है, बोलो तुम्हारा क्या काम है? तभी भूत बोला, देखो मैं एक प्रेत हूँ। मेरा भाई भी प्रेत है। उसे एक तांत्रिक ने कैद कर लिया है। वह उसे एक घड़े में बंद कर कर कल शमशान ले जाएगा और ज़मीन में गाड़ कर भस्म कर देगा। फिर वह कभी आज़ाद नहीं हो सकता। तो मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम अगर घड़ा को तोड़ दोगे तो वह आज़ाद हो जाएगा। यह काम तुम क्यों नहीं कर लेते? तांत्रिक के बंधन के कारण कोई प्रेत यह काम नहीं कर सकता। उसकी शक्ति कम नहीं करेगी। मनुष्य यह काम कर सकता है, इसलिए मैं कोई साहसी आदमी ढूंढ रहा था। ठीक है, मैं यह कर दूंगा, लेकिन मेरा तबादला कब करवाओगे? मेरा काम होने के एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें देर से पत्थर मार कर घड़ा फोड़ देना है। कब चलना है? आज से ठीक 3 दिन बाद मैं रात के 1 बजे तुम्हें शमशान के रास्ते में ले चलूँगा, जिधर से वह घड़ा लेकर तांत्रिक जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तीसरे दिन रात के वक्त प्रेत नियत समय पर आया और मोहन को लेकर सुनसान इलाके में ले गया। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के आने की आहट मिली। मोहन ने देखा कि एक आदमी सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। प्रेत ने इशारा किया। उसने जेब से पत्थर निकाला और निशाना लेकर जोर से घड़े पर दे मारा। निशाना सटीक बैठा। घड़ा फूट गया। जोर के
अट्ठाहस के साथ एक रोशनी सी उड़ती हुई हवा में विलीन हो गई। प्रेत ने खुश होकर मोहन से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरे भाई को आज़ाद करा दिया। अब मैं तुरंत तुम्हारा काम करवाऊंगा। तुम्हारे क्वार्टर में कोई भी आकर रहेगा तो तंग नहीं करूंगा। तुम जब याद करोगे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अगले दिन रेल मंडल के कार्मिक विभाग के अधिकारी के पास प्रेत पहुंचा और मोहन का तबादला कराने को कहा। अधिकारी ने आनाकानी की और पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी पैरवी क्यों सुनूं? प्रेत ने कहा, सोच विचार कर लीजिए, मैं फिर मिलूँगा। इसके बाद वह गायब हो गया। अधिकारी हैरान रह गया कि वह अचानक गायब कैसे हो गया। उसी रात अधिकारी जब अपने क्वार्टर में सोया हुआ था, प्रेत ने उसे झकझोर कर उठाया। वह भौचक रह गया। प्रेत, तुम्हारे घर के दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, फिर भी मैं अंदर आ गया। इसी तरह चला भी जाऊंगा। समझे मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिंदा रहना चाहते हो तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं अंतिम वार्निंग देने आया हूँ। कल उसका तबादला का ऑर्डर निकलेगा, नहीं तो परसों तुम्हारी अर्थी निकलेगी। सोच लो क्या करना है। इतना कहकर वो प्रेत गायब हो गया। अधिकारी मारे भय के कांपने लगा। रात भर नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले तबादला का लेटर तैयार कराया। इधर सुबह के वक्त जब मोहन सिंह उठा तो बिस्तर पर 10,000 रुपये की गड्डी दिखाई पड़ी। वह समझ गया कि यह उसका इनाम है। ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसका तबादला आदेश निकल चुका है। वह वापस धनबाद रेल मंडल भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब हम चलते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। आरा शहर की वर्षों पुरानी घटना है। उस ज़माने में जब एक्का और बग्गी चला करती थी, करीम मियाँ कभी कभी देर रात तक एक्का चलाया करते थे। बड़ी चौक से पास टमटम पड़ाव था। एक रात की बात है, करीम मियाँ सवारी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि 10-15 मिनट देख लेता हूँ, सवारी मिली तो ठीक, वरना घर वापस लौट जाएंगे। कुछ देर बाद वे घर जाने के लिए एक्का मोड़ रहे थे कि आवाज़ आई, आइए एक एक्का वाले चलोगे? करीम मियाँ ने देखा तो बुजुर्ग मौलाना सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने खड़े थे। उनके गले में सोने की चैन थी, एक के हाथ में छड़ी थी। उन्होंने फिर पूछा, चलोगे? क्यों नहीं सरकार, ज़रूर चलेंगे। कहाँ चलना है? हमें नवादा कब्रिस्तान वाले मस्जिद में जाना है और फिर यहीं वापस लौटना है। 10-15 मिनट वहाँ रुकेंगे, चलोगे? चलूँगा हुजूर, रात काफ़ी हो चुकी है। मैं भाड़ा क्या दोगे? देखो इक्के वाले, तुम चलो, तुम्हें उम्मीद से ज़्यादा पैसा देंगे। तो इक्के वाला बोला, ठीक है सरकार, आइए बैठिए। आप लोग बड़े आदमी हैं, जो देंगे रख लेंगे। वो लोग इक्के पर बैठ गए। करीम मियाँ ने उसे सड़क पर दौड़ा दिया। मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर का रास्ता था। सड़क पर ट्रैफिक भी नहीं थी। 10 मिनट में पहुंच गए। दोनों मौलाना उतरे और करीम को इंतज़ार करने को कहकर मस्जिद की तरफ बढ़ गए। करीम मियाँ तंबाकू मलने लगे। 15 मिनट बाद वे वापस लौटे और इक्के पर बैठते हुए वापस लौटने को कहा। करीम खान ने इक्के को वापस लौटा लिया। रात के सन्नाटे में दौड़ता हुआ इक्का कुछ ही देर में बड़ी चौक पहुंच गया। मौलाना नीचे उतरे। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? करीम ने अपना नाम बताया। उन्होंने 100 का नोट देते हुए कहा, तुम हमें रोज़ इसी वक्त यहाँ से नवादा ले जाना और ले आना। तो इक्के वाला बोला, ठीक है सरकार, हम रोज़ आपका इंतज़ार करेंगे, लेकिन आपने इतना बड़ा नोट दिया है, मेरे पास इसका खुदरा नहीं है। खुदरे की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा तुम्हारा है और रोज़ तुम्हें इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन सरकार, यह तो बहुत ज़्यादा है।
इतना तो हम महीने में भी नहीं कमाते हैं। वे हंसते हुए बोले, कल ठीक समय पर आ जाना। उस ज़माने में 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे। अच्छे अच्छे अधिकारियों की भी वेतन इतने नहीं होते थे। करीम मियाँ सोचते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अगले दिन से वे रात को मौलानाओं का इंतज़ार करते और रोज़ उन्हें 100 का नोट मिल जाता। पैसा आने पर घर की हालात सुधरने लगी, रहन सहन का स्तर सुधरने लगा। पास पड़ोस के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी कौन सी लॉटरी लग गई है। कुछ एक लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। थाना के दरोगा ने रात के वक्त चौक पर सवारी समेत करीम मियाँ को दबोच लिया और टाउन थाना में लाकर बंद कर दिया। उन्होंने पूछा कि वे लोग कौन सा धंधा करते हैं। करीम ने सफाई देनी चाही तो बोले, ठीक है, सुबह मैं बात करूँगा। सुबह के वक्त दरोगा जी थाना पहुँचे तो हाजत में करीम खान अकेला नज़र आया। उन्होंने पूछा, मौलाना लोग कहाँ गए? सरकार, हमें आपकी झपकी आ गई थी। आँख खुली तो वो पता नहीं कैसे कहाँ चले गए। चाबी तो मेरे पास थी, ताला भी बंद था, फिर वो कैसे निकल गए? दरोगा ने बड़बड़ाते हुए कहा, सही सही बताओ, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सरकार, ये मौलाना लोग रोज़ मेरे इक्के पर नवादा जाते हैं और वापस आते हैं और 100 रुपया रोज़ देते हैं। वे कोई जिन भूत तो नहीं थे? पता नहीं साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। भाड़ा इतना ज़्यादा देते थे तो उनको ले जाने से मना कैसे करता। तभी दरोगा बोला, ठीक है, तुम जा सकते हो। करीम खान उसके बाद रात भर टमटम पड़ाव पर खड़ा रहता, लेकिन वो मौलाना फिर उसे कभी नहीं मिले। दरोगा जी के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कई बार अदृश्य हाथों ने उन्हें थप्पड़ मारा और मुंह लाल कर दिया। उन्होंने कान पकड़ा कि अब कभी बिना जांचे परखे ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे और अपना तबादला करा लिया। आरा के लोग आज भी इस कहानी को याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।